रोज की तरह चिक्की एक पैर से चलकर स्कूल पहुंची। चिक्की का एक पैर खराब होने के कारण वो कूद कूद कर चलती थी। बेहद गरीब परिवार से होने के कारण उसके पास स्कूल आने के लिए कोई साधन नहीं था। चिक्की को एक पैर से कूद कूद कर चलता देखकर स्कूल के दूसरे बच्चे उसकी हंसी उड़ाया करते थे। वो देखो, लंगड़ी आ गई। पैर से चला तो जाता नहीं, लेकिन सपने पढ़ लिख कर बड़े अफसर बनने के हैं। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। चिक्की किसी की बातों का कोई जवाब नहीं देती है। वो चुपचाप अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है और बगल में अपनी लाठी रख देती है। ए लंगड़ी, अपनी लाठी संभाल के रख, मेरे पैरों पर गिरनी नहीं चाहिए। तू चाहे तो इसे अपने सर पर रख ले। चिक्की अपनी लाठी उठाकर बेंच के नीचे रख देती है। चिक्की को देखकर क्लास के टीचर भी बुरा मुंह बनाया करते थे। वे चिक्की की किसी भी समस्या का हल नहीं बताते थे, लेकिन चिक्की इन सब से नहीं घबराई। वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी। स्कूल से थोड़ा दूर जाकर एक घना जंगल था। लंच टाइम में बच्चे स्कूल के मैदान में खेलते थे। किसी को भी उस जंगल की तरफ जाने की इजाजत नहीं थी। चिक्की के साथ कोई भी बच्चा खेलना नहीं चाहता था। चिक्की बच्चों के पास जाकर कहती, मुझे भी खेलना है, मुझे भी अपने साथ खिलाओ ना। तू क्या खेलेगी, फुटबॉल या कबड्डी? तू एक पैर से दौड़ नहीं पाएगी। तेरे साथ खेलने में हमें बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। तू एक काम कर, लूडो खेल ले, तेरे बस का वही है। हम तेरे साथ नहीं खेलना चाहते हैं। अपने मम्मी पापा से बोलो कि तुम्हारा एडमिशन अपाहिजों के स्कूल में करवा दें। चिक्की उदास हो जाती और खेल के मैदान में बैठकर दूसरे बच्चों को खेलता हुआ देखती। काश मेरे दोनों पैर ठीक होते तो मैं भी खेल पाती। तभी चिक्की के कान के पास एक बड़ी सी मक्खी आकर मंडराने लगी। चिक्की उस मक्खी को भगाने की बहुत कोशिश करने लगी, लेकिन मक्खी वहाँ से नहीं भाग रही थी। भाग जा, भाग, मैं तुझे यहाँ से दूर भगा दूंगी। बहुत कोशिशों के बाद भी जब मक्खी नहीं भागी, तब चिक्की क्लासरूम के अंदर आकर बैठ गई। ये मक्खी भी नहीं चाहती है कि मैं दूसरे बच्चों को खेलता हुआ देखूं। चिक्की उदास हो जाती है। थोड़ी देर के बाद लंच ब्रेक खत्म हो जाता है और सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पर आकर बैठ जाते हैं। आज तो कबड्डी खेलने में बड़ा मजा आया। हाँ, हम कल फिर खेलेंगे। चिक्की दूसरे बच्चों को आपस में बातें करते देखती तो उसे भी लगता कि उससे भी कोई बात करता, क्योंकि स्कूल का कोई भी बच्चा चिक्की से बात नहीं करता था। चिक्की रोज इसी तरह मुश्किलों से गुजरकर स्कूल आती और लंच ब्रेक में बच्चों को खेलते हुए देखती। लगता है मुझे दूसरे बच्चों को खेलता हुआ देखकर ही संतोष करना पड़ेगा। तभी किसी ने चिक्की के कान में कहा, नहीं चिक्की, तुम भी खेल सकती हो। अरे, ये कौन बोला? चिक्की ने देखा कि वही मक्खी उसके कान के पास मंडरा रही थी। तुम फिर आ गई मुझे परेशान करने। मुझे क्यों परेशान कर रही हो? और तुम बोल कैसे सकती हो? चिक्की, मैं एक जादुई मक्खी हूँ। मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आई हूँ, बल्कि तुमसे दोस्ती करने आई हूँ। जादुई मक्खी? अगर तुम जादुई मक्खी हो तो अपना जादू दिखाओ। यहाँ नहीं, तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा। मुझे कहाँ जाना होगा? मेरे पीछे पीछे आओ। जादुई मक्खी उड़कर जंगल की तरफ जाने लगी। चिक्की भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। तुम तो जंगल की तरफ जा रही हो। डरो मत चिक्की, मेरे साथ आओ। जादुई मक्खी जंगल में जाकर रुक गई। उसके पीछे पीछे चिक्की भी वहाँ पहुँच गई। जादुई मक्खी एक विशाल मक्खी में बदल गई। उसके पंख बहुत बड़े बड़े और चमकदार थे। अरे, इतनी बड़ी मक्खी, तुम इतनी बड़ी कैसे हो सकती हो? मैं अपने जादू से अपना आकार बड़ा और छोटा भी कर सकती हूँ। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। चिक्की जादुई मक्खी की पीठ पर बैठ गई। जादुई मक्खी चिक्की को लेकर उड़ने लगी और पूरे गांव की सैर कराने लगी। अरे वाह, बड़ा मजा आ रहा है। थोड़ी देर के बाद जादुई मक्खी वापस जंगल आ गई और चिक्की को अपनी पीठ से उतार दिया। तुम्हारी पीठ पर बैठकर मुझे बड़ा मजा आया। तुमने कुछ ही देर में मुझे पूरा गांव घुमा दिया। चिक्की, तुम एक बहुत नेक दिल लड़की हो। मैं कई दिनों से देख रही हूँ। तुम एक पैर से चलकर स्कूल आती हो। स्कूल में कोई बच्चा तुमसे बात नहीं करता है और ना ही कोई तुम्हारे साथ खेलता है। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। अब तुम्हें इतने कष्ट उठाकर स्कूल आने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें रोज अपनी पीठ पर बिठाकर स्कूल ले आऊंगी और तुम्हारे साथ खेलूंगी। स्कूल की छुट्टी होने के बाद मैं तुम्हें वापस तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई मक्खी, तुम बहुत अच्छी हो। आज से हम तुम दोस्त बन गए हैं। उसके बाद जादुई मक्खी चिक्की को अपनी पीठ पर बिठाकर आसमान में उड़ने लगी और उसे स्कूल के अंदर तक लाकर छोड़ दिया। जब स्कूल के सभी बच्चों ने इतनी विशाल मक्खी को उड़ते देखा तो सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली।
इतनी बड़ी मक्खी, ये मक्खी तो उड़ती भी है। चिक्की उस दिन बहुत खुश थी। वो अपनी सीट पर आकर बैठ गई। सभी बच्चे अब चिक्की से बात करना चाहते थे। श्श, चिक्की। हाँ बोलो रिंकी, क्या बात है? तभी टीचर ने खुसफुसाहट की आवाज सुन ली। ये क्या हो रहा है रिंकी? कुछ नहीं मैडम, मैं तो चिक्की से उस विशाल मक्खी के बारे में पूछना चाहती थी। इतनी बड़ी मक्खी क्या आपने पहले कभी देखी थी? नहीं देखी, लेकिन बातें बाद में कर लेना, अभी पढ़ाई करो। सभी बच्चे चिक्की की ओर देख रहे थे। अब वे चिक्की से दोस्ती करना चाहते थे। वो मक्खी मेरी दोस्त है, वो सिर्फ मुझे ही अपनी पीठ पर बिठाएगी। थोड़ी देर के बाद जब स्कूल की छुट्टी हो गई तब चिक्की स्कूल के बाहर आई। तभी चिक्की ने देखा कि जादुई मक्खी पंख फैलाकर उसका इंतजार कर रही है। चिक्की ने उससे कहा, अरे तुम्हें कैसे पता चला कि स्कूल की छुट्टी हो गई है? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारी जरूरतों को मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। अब चलो बैठो मेरी पीठ पर। चिक्की जादुई मक्खी की पीठ पर बैठ गई। जादुई मक्खी उसे लेकर आसमान में उड़ने लगी। स्कूल के दूसरे बच्चे चिक्की को जादुई मक्खी की पीठ पर बैठकर उड़ता हुआ देख रहे थे और उसकी किस्मत से चल रहे थे। इधर चिक्की बहुत खुश थी। वो खूब मजे करते हुए आसमान में उड़ रही थी। थोड़ी देर के बाद मक्खी ने उसे घर पहुंचा दिया। चिक्की की माँ भोली ने चिक्की से कहा, चिक्की बेटा, आज तू स्कूल से इतनी जल्दी कैसे आ गई? चिक्की ने भोली को जादुई मक्खी के बारे में सब कुछ बताया। अच्छा, जादुई मक्खी? हाँ माँ, अब मुझे एक पैर से कूद कूद कर स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। माँ, भी घर आते वक्त मैंने रास्ते में देखा कि पड़ोस के गांव में मेला लगा है। मेरा मेला घूमने का बहुत मन है। लेकिन चिक्की बेटी, तू मेले तक कैसे जाएगी? पड़ोस का गांव तो बहुत दूर है। मेरी जादुई मक्खी है ना, वो मुझे मेला लेकर जाएगी। ठीक है चिक्की बेटा, इस बार इतवार को चली जाना। अब चिक्की रोज जादुई मक्खी की पीठ पर बैठकर स्कूल जाती और स्कूल से घर आती। ये बात अब पूरे गांव में फैल गई कि चिक्की की दोस्त एक जादुई मक्खी है। गांव के लोग चिक्की को आसमान में उड़ते हुए देखते थे और हैरान हो जाते थे। 2 दिन बाद, जादुई मक्खी, कल इतवार है, कल मुझे मेला घूमने जाना है। ठीक है चिक्की, मैं कल सुबह तुम्हारे घर आ जाऊंगी। दूसरे दिन जादुई मक्खी सुबह सुबह चिक्की के घर आ गई। चिक्की उसकी पीठ पर बैठकर मेला घूमने के लिए निकल पड़ी। जादुई मक्खी आसमान में उड़ने लगी। उसके साथ साथ चिक्की भी उड़ रही थी। ये बहुत मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हवाई जहाज पर उड़ रही हूँ। जादुई मक्खी ने चिक्की को मेले में पहुंचा दिया और किसी ड्रोन कैमरे की तरह मेले के ऊपर ऊपर घूमने लगी। मेले में चिक्की के स्कूल के बच्चे भी आए हुए थे। वे सभी चिक्की को आसमान में उड़ता हुआ देखकर जल भूल रहे थे। मेला देखकर चिक्की वापस आ गई। दूसरे दिन स्कूल में, ये चिक्की की बच्ची कल हमें चिढ़ाने के लिए मेले में आई थी। हाँ, उसकी वो जादुई मक्खी, उसी के बल पर चिक्की हमें चिढ़ा रही थी और मेला घूम रही थी। क्यों ना हम उसकी जादुई मक्खी को पकड़ लें और उसे कहीं छिपा दें, फिर चिक्की उस जादुई मक्खी से कभी नहीं मिल पाएगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। देखो, मैं इतना बड़ा जाल लाया हूँ, इसमें वो जादुई मक्खी फंस जाएगी। सभी बच्चों ने उस दिन स्कूल के बाहर जाल बिछा दिया और जादुई मक्खी के आने का इंतजार करने लगे। लेकिन स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद भी काफी देर तक जादुई मक्खी नहीं आई। तब बच्चे स्कूल के बाहर आ गए, लेकिन बच्चे भूल गए थे कि उन्होंने जाल बिछाया हुआ था। बच्चे अपने बिछाए जाल में खुद ही फंस गए और इधर जादुई मक्खी क्लासरूम की खिड़की से अंदर आ गई और चिक्की को अपनी पीठ पर बिठाकर उड़ने लगी। जाल में फंसे बच्चे चिक्की को जादुई मक्खी की पीठ पर बैठकर उड़ता हुआ देख रहे थे। अरे यार, हम तो अपने जाल में खुद ही फंस गए। वो देखो, चिक्की तो जादुई मक्खी की पीठ पर बैठकर उड़ रही है और अपने घर जा रही है। तभी चिक्की ने बच्चों को जाल में फंसे हुए देखा। जादुई मक्खी, हमें उन बच्चों की मदद करनी होगी। चिक्की, उन बच्चों ने मेरे लिए जाल बिछाया था। मैंने आज उन्हें बात करते हुए सुन लिया था, लेकिन हम उन्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकते। ठीक है, तुम बहुत नेक दिल लड़की हो, चलो चलकर बच्चों की मदद करते हैं। जादुई मक्खी जमीन पर उतर गई और बच्चों को आजाद करा दिया। जाल से मुक्त होने के बाद सभी बच्चे बहुत शर्मिंदा हुए। हमें माफ कर दो जादुई मक्खी। हमने तुम्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया था, लेकिन तुमने हमारी जान बचाई। तुम लोगों को चिक्की से माफी मांगनी चाहिए। तुम लोगों ने चिक्की का बहुत मजाक उड़ाया है, कोई उससे बात भी नहीं करता है। सभी बच्चों ने चिक्की से माफी मांगी। चिक्की, हमें माफ कर दो, क्या तुम हमारी दोस्त बनोगी? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन जादुई मक्खी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। जादुई मक्खी से कहो कि वो हमारी भी बेस्ट फ्रेंड बन जाए। मुझे मंजूर है।
जादुई मक्खी सभी बच्चों की दोस्त बन जाती है और सबको अपनी पीठ पर बिठाकर उड़ने लगती है। नेहा एक बहुत ही होनहार छात्रा थी। वो देखने में भी सुंदर थी, लेकिन फिर भी उसे कोई पसंद नहीं करता था, ना तो उसके क्लास के बच्चे और ना ही उसके स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल, क्योंकि नेहा जन्म से ही कुबड़ी थी और इसी वजह से नेहा बहुत दुखी रहती थी। फिर एक दिन नेहा के सारे दुख दूर हो गए और उसे सब पसंद करने लगे। ऐसा कैसे हुआ, चलिए देखते हैं। गांव के बच्चे नेहा के पीछे पीछे चल रहे हैं और उसे कुबड़ी बुला रहे हैं। कुबड़ी 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 कुबड़ी, देखो देखो कुबड़ी जा रही है। बेचारी नेहा रोती हुई भागकर स्कूल के अंदर चली जाती है, लेकिन स्कूल के अंदर भी तो उसे यही सब झेलना था। बच्चे वहां भी उसका मजाक उड़ाते। दरअसल नेहा पढ़ने में तो बहुत होशियार थी, लेकिन वो आम बच्चों से काफी अलग थी। नेहा जन्म से ही कुबड़ी थी, जिस कारण उसे सब जगह अपमानित होना पड़ता था। एक दिन, माँ मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों नेहा बेटा, क्या बात है, स्कूल क्यों नहीं जाना? स्कूल तो जाना पड़ेगा, आपको खूब पढ़ना है ना। बेचारी नेहा रोते हुए कहती है, रास्ते में गांव के बच्चे कुबड़ी कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं और स्कूल में भी मुझे कोई पसंद नहीं करता। मैं क्या करूं माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम मुझे स्कूल छोड़ने चलोगी तब मैं स्कूल जाऊंगी। ठीक है नेहा बेटा, आज से मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने तुम्हारे साथ चलूंगी। उस दिन रोहिणी अपनी बेटी नेहा को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है, तो उस दिन भी गांव के बच्चे नेहा के पीछे पीछे चल रहे थे और उसे कुबड़ी कहकर चिढ़ा रहे थे। देखा माँ, मेरे साथ रोज यही होता है। तब रोहिणी ने नेहा को बहुत अच्छे से समझाया, नेहा बेटा तुम इन बच्चों पर ध्यान ही मत दो, ये सब तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाने के लिए कर रहे हैं। लक्ष्य? कौन सा लक्ष्य माँ? नेहा बेटा तुम्हारा लक्ष्य है सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना और जिंदगी में बेहतर मकाम हासिल करना। तुम पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन जाना, फिर तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अभी तुम्हें कोई भी कुछ कहे तो तुम उस पर ध्यान ही मत दो और कोई जवाब मत दो। ठीक है माँ। माँ से बात करते करते नेहा स्कूल पहुंच गई थी। स्कूल के अंदर दाखिल होते ही नेहा को वहां भी बच्चे कुबड़ी बोलकर चिढ़ाने लगे। पहले बच्चों की बातों पर रोने वाली नेहा ने आज कोई रिएक्शन ही नहीं दिया और उन्हें इग्नोर करके क्लासरूम में चली गई। इस कुबड़ी नेहा को आज क्या हुआ? पहले तो ये जोर जोर से रोती थी और आज इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसे तो मैं बताती हूँ। प्रिया नेहा की क्लास में पढ़ती थी। जब नेहा क्लासरूम में आई तो उसने देखा कि नेहा पहली सीट पर बैठी हुई थी। नेहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी सीट पर बैठ गई। तेरी सीट पीछे है, तू पीछे जाकर बैठ। क्यों? मैं पीछे क्यों बैठूं? क्योंकि तू कुबड़ी है और ऐसे लोगों को जिंदगी में पीछे ही रहना पड़ता है। तो क्या हुआ अगर मैं कुबड़ी हूँ? मैम के पूछे गए सारे सवालों के जवाब तो मैं ही देती हूँ, तो उस हिसाब से मुझे ही आगे बैठना चाहिए ना। प्रिया को नेहा से इतने बोल्ड जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो गुस्से में नेहा का बैग उठाकर जमीन पर फेंक देती है, जो सीधा क्लासरूम में एंटर कर रही क्लास टीचर के पैरों के पास जाकर गिरता है। ये क्या हो रहा है प्रिया? ये किसका बैग है? फिर प्रिया ने क्लास टीचर सुप्रिया मैम को सारी बात बताई। प्रिया, नेहा ठीक ही तो कह रही है, मेरे सभी प्रश्नों के सही उत्तर सिर्फ वही देती है। और तभी सुप्रिया मैम ने भी बात को बदल दिया। हाँ, माना कि नेहा बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे आगे वाली बेंच पर वही बैठेगी। नेहा, तुम पीछे जाकर बैठो, प्रिया आगे बैठेगी। लेकिन मैम, हमेशा मैं ही क्यों? सुप्रिया मैम ने नेहा को डांटते हुए कहा, ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, इतनी सी है और जबान इतनी बड़ी है। जा जाके पीछे बैठ, तुझे समझ में नहीं आता कि तू कुबड़ी है। इतना सुनते ही क्लास के सभी बच्चे हंसने लगते हैं और बेचारी नेहा अपना बैग लेकर पीछे चली जाती है और प्रिया आगे बैठ जाती है। नेहा ने इस बात की शिकायत अपने माता पिता से की। अरे, मेरी बच्ची के साथ इतना बुरा व्यवहार, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। नेहा बिटिया, मैं कल ही तेरे साथ स्कूल चलूंगा और स्कूल के प्रिंसिपल से इस बात की शिकायत करूंगा। अगर शिक्षक ही ऐसे व्यवहार करने लगेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? दूसरे दिन नेहा के पिता रामदीन नेहा के साथ उसके स्कूल गए और प्रिंसिपल से शिकायत की। देखिए रामदीन जी, आपकी बेटी कुबड़ी है, जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। नेहा बाकी बच्चों के साथ मेल नहीं खाती है, इसलिए इसे सब बच्चों से पीछे रखा जाता है। इसमें बुराई क्या है? अगर फिर भी आपको मेरी बात समझ में नहीं आती है तो आप नेहा का नाम स्कूल से कटवा दीजिए और अपनी बेटी को घर में ही पढ़ा लीजिए। स्कूल से नाम कटवाने की बात सुनकर रामदीन चुप हो गए, क्योंकि गांव में कोई दूसरा स्कूल नहीं था। हर हाल में नेहा को उसी स्कूल में पढ़ाना उनकी मजबूरी थी। दुखी मन से नेहा के पिता अपने घर वापस आ गए, लेकिन इतना सब होने के बाद भी नेहा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी माँ रोहिणी की बातों को गांठ से बांध लिया था। तो क्या हुआ अगर मैं पीछे बेंच पर बैठती हूँ? मुझे किसी की बातों पर ध्यान ही नहीं देना है और एक दिन ऐसा जरूर आएगा
जब मैं सबसे आगे बैठूंगी। नेहा लोगों की बातों को अनसुना करने लगी और दिन रात खूब मेहनत करके पढ़ाई करती। स्कूल की परीक्षा में, प्रतियोगिता में हर जगह नेहा अव्वल आती। इस तरह से नेहा के स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई। पिताजी, मैं कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहती हूँ। नहीं बेटी, तुम पढ़ाई में बहुत होनहार हो। गांव में तो तुमने पढ़ाई पूरी कर ली, यहाँ तुम्हारे साथ हम लोग थे, लेकिन तुम शहर में अकेली रहकर पढ़ाई कैसे करोगी बेटी? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। शहर में भी कॉलेज के बच्चे तुम्हें कुबड़ी कहकर तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। नेहा के पापा, हमारी नेहा बहुत मजबूत दिल वाली है और बहुत समझदार है। उसे पता है कि उसे सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर देखना है। कोई कुछ भी कहे, नेहा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेहा को शहर जाने दीजिए। पत्नी की बात मानकर नेहा के पिताजी रामधनी नेहा को खुद गांव से लेकर शहर आते हैं और शहर के सबसे बढ़िया कॉलेज में नेहा का दाखिला हो जाता है। नेहा को उसी कॉलेज में हॉस्टल भी मिल जाता है। नेहा अब रोज कॉलेज जाने लगती है, लेकिन वहाँ भी लड़के और लड़कियां उसका मजाक उड़ाते हैं। ओह मिस इंडिया, जरा साइड होकर चलो। अपनी पीठ से सारा रास्ता ही रोक लिया तुमने। अरे ये तो सीधी ही नहीं हो सकती भाई, बेचारी। और सभी हंसने लगते हैं। नेहा की आंखों से आंसू आने ही वाले थे कि उसे माँ की बातें याद आ गई और उसने ना तो किसी से उलझना ठीक समझा और ना ही रोना। वो चुपचाप अपनी क्लास में चली गई। कॉलेज में भी नेहा खूब मन लगाकर पढ़ने लगी और हर साल कॉलेज में टॉप करती। इस तरह से 3 साल बीत गए और नेहा ने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप करके बीए की पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब नेहा हॉस्टल छोड़कर शहर में ही एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगी और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्च निकाल लेती। पिताजी, मैं शहर में रहकर ही प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करूंगी। मुझे लगता है मैं ये परीक्षा जरूर पास करूंगी। ठीक है नेहा बेटिया, जैसी तेरी मर्जी। तो खूब पढ़ाई करना मेरी बच्ची, और किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, ठीक है? हाँ ठीक है। मैं और तेरी माँ यहाँ ठीक है। हमारी चिंता मत करना, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। जी पिताजी। नेहा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी खूब लगन से करने लगी। उसने मन में ठान लिया था कि अब कुछ बनकर ही घर लौटूंगी और सबसे आगे बैठूंगी। कुछ साल बीत गए। एक दिन नेहा ने अपने माता पिता को फोन किया। हेलो पिताजी। पिताजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। माँ की इच्छा आज पूरी हो गई। आप दोनों के आशीर्वाद से ही ये हुआ है। अरे क्या हुआ, कुछ बताएगी? पिताजी, मैंने जिला कलेक्टर की परीक्षा पास कर ली है और अब मैं जिला कलेक्टर बन गई हूँ। अब मैं जल्दी ही गाँव आऊंगी। माँ कहाँ है? माँ से मेरी बात करवाइए। नेहा बेटी, कैसी है तू? माँ। नहीं नेहा बेटा, रोना नहीं है मेरी बच्ची। ये तो खुशी के आंसू है माँ। आज बहुत दिनों बाद रोई हूँ। कुछ दिनों बाद नेहा के गांव में उसी स्कूल में काफी हलचल दिख रही थी जिसमें नेहा पढ़ने जाया करती थी। अब सभी टीचर्स ध्यान से सुने। सभी को कल स्कूल आना है, कोई छुट्टी नहीं करेगा और सभी समय से पहले आएंगे। बच्चों के पेरेंट्स को भी बुला लीजिए। नई कलेक्टर साहिबा स्कूल के निरीक्षण पर आ रही हैं। वो सभी बच्चों से और उनके पेरेंट्स से भी बात करेंगी। दूसरे दिन जब कलेक्टर साहिबा स्कूल आती हैं तो स्कूल के प्रिंसिपल और सभी टीचर्स उन्हें देखते रह जाते हैं और आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। कलेक्टर साहिबा को तो पहले भी कहीं देखा है ऐसा लगता है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, बहुत बार देखा।